गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का बैंकिंग और कराधान का चैप्टर, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बैंकिंग एंड टैक्सेशन, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे ये बैंकिंग जो होता है आपकी नॉर्मली तरीके से हम क्या करते हैं, कोई भी फैमिली है, ठीक है, मंथली जैसे कोई कुछ जॉब में है तो मंथली उसको पेमेंट मिलता है, ठीक है। और आपका जो परिवार में जितना भी है, ठीक है, खर्चा करने के बावजूद उनके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा बचते जाता है, ठीक है। तो वही हम जो पैसा बचाते जाते हैं उसको हम कौन से अकाउंट में डाल सकते हैं या कौन से खाते में हम जमा कर सकते हैं, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिसको बोला जाता है बचत खाता जमा करने के हम 3 प्रकार के खाते पढ़ेंगे, बचत रुपए या बचत राशि जमा करने के 3 प्रकार के खाते के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है आपका क्या बोलते हैं, बचत खाता, और दूसरा होता या जिसको बोल सकते हैं सेविंग अकाउंट, और दूसरा होता है आपका आवर्ती जमा खाता, ठीक है, और तीसरा होता है आपका सावधि जमा खाता। तो देखेंगे ये जो तीनों खाते होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, इनमें ब्याज की दर हमें कितने मिलती जाती है, या किस तरीके से हमें ब्याज मिलते जाता है। तो पहला तो हमारा है यहाँ पे बचत खाता, ठीक है। बचत खाता ऐसा खाता होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने पैसे को इकट्ठा करके अपने पैसे को खाली जमा रखते जाते हैं, ठीक है। उसमें हमें कोई ब्याज नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि बचत खाता जो है उसमें जमाकर्ता द्वारा राशि जमा की जाती है, लेकिन उस राशि को जमाकर्ता कभी भी निकाल सकता है, और इसलिए बैंक जो है उस राशि का कोई उपयोग नहीं कर सकता, ठीक है। उस राशि को कहीं भी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास क्या रहता है कि कभी भी वो जमाकर्ता जो है उस राशि को निकाल सकता है ना, निकाल लेगा, और निकाल लेगा तो उसके पास उसका पैसा क्या है, कहीं भी हम लगा नहीं सकते, मतलब बैंक नहीं लगा सकता। तो इसके वजह से यहाँ पे क्या होता है, कोई भी इसमें ब्याज नहीं मिलता। तो बस ये याद रखेंगे कि बचत खाता जिसको सेविंग अकाउंट बोला जाता है उसमें ब्याज की दर 0 होती है, या ब्याज नहीं मिलता, सीधा सा बोल सकते हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे सेकंड में आवर्ती जमा खाता, ठीक है। आवर्ती जमा खाता जो है उसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पैसा हम क्या करते हैं, किसी निश्चित अवधि तक या निश्चित अवधि में जमा करते जाते हैं। जो है हमारे पास मान लो 100 रुपए 200 रुपए, ठीक है, हर माह हमारे पास 200 इकट्ठा होते जाता है, या 200 हमारे पास बचते जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस खाते में जमा करते जाएंगे, और प्रत्येक माह के उसी तारीख को हम उतना रुपए वहां जमा करेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता में आपको ब्याज मिलेगा या मिलता है कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ब्याज मिलता है वो किस तरीके से मिलता है, इसको हम पहले इन तीनों को समझ लेते हैं, फिर इसके बाद देखेंगे, ठीक है। और सावधि जमा खाता होता है, ठीक है, एक होता है सावधि जमा खाता। ये जमा खाता ऐसा होता है कि ये फिक्स टाइम के लिए रहता है कि इतने दिन तक आपको ये पैसा, ये इतने दिन तक या जितना फिक्स टाइम रहेगा उतने दिन तक जमाकर्ता द्वारा पैसा नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। तो इसमें जो है ब्याज जो मिलेगा वो ब्याज की दर अधिक होती है, ठीक है, या यूं कहें कि ब्याज की दर इसमें बहुत मिलती है, क्योंकि जितना भी जमाकर्ता द्वारा राशि जमा की जाएगी उसका बैंक एक क्या बोल सकते हैं, हाँ, जितना भी राशि जमाकर्ता द्वारा जमा की जाएगी उसका बैंक कहीं ना कहीं यूज कर सकता है, ठीक है, क्योंकि एक निश्चित समय सीमा तक इसको निकालना नहीं रहता है ना सावधि जमा खाता में। तो बैंक द्वारा उसका यूज किया जा सकता है, और करने के बाद इसमें जो आपको ब्याज मिलेगा वो किस तरीके से मिलता है इसको देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका तीनों खाते में कुछ न कुछ पॉइंट में अंतर है, आप देखेंगे, ठीक है, और देखेंगे अच्छे से। तो ये तो हमारा है 3 खाता हम यूज करते हैं जब पैसा बचत राशि जमा करने के। कौन कौन से? बचत खाता, आवर्ती खाता और सावधि जमा खाता, ठीक है, ये 3 टाइप के खाते। अब चलिए देखते हैं
तो हमारे पास ब्याज की दर दो में बस मिलती है, एक आवर्ती में और दूसरा सावधि में, बस दोनों में ही ब्याज हमें मिलता है। तो हम पहले देखते हैं आवर्ती में किस तरीके से हमें ब्याज मिलता है। ठीक है, चलिए देखेंगे। देखते हैं आवर्ती जमा खाता के बारे में पढ़ते हैं। पहले आवर्ती जमा खाते में जमा धन राशि का कुल ब्याज इस तरीके से मिलता है। ठीक है, क्या है, P इंटू आर अपॉन 100 इंटू 1/12 इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, जहां आपका P क्या है और R क्या है, N क्या है, ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। P आपका क्या होता है, मासिक किस्त होता है, मासिक किस्त राशि होता है, अर्थात मंथ में कितना रुपए जमा करना है। ठीक है, वो है। R है आपका ब्याज की दर, ठीक है, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से करना है वो है, ठीक है, R। और N जो है वो मासिक किस्तों की संख्या, मासिक किस्तों की संख्या अर्थात देखिए N क्या है आपका बोला गया है मासिक किस्तों की संख्या, अर्थात 6 माह के लिए बोला है तो N की जगह में 6 रखना है आपको। ठीक है, मासिक किस्त अर्थात 6 माह बोला है, माह आपका मासिक हो गया और कितना है संख्या उसकी 6 है। और 1/12 क्यों लिया गया है देखेंगे तो 1/12 इसलिए लिया गया है क्योंकि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। ठीक है, तो आपका मासिक बोला गया है ना, तो ब्याज की गणना आपको क्या करना है, इसमें क्या कर देना है, 12 का भाग देना है। ठीक है, और ये तो आपका 0.2 है, ये इन दोनों के लिए है। ठीक है, n इंटू n+1 है तो इसके लिए। तो इस तरीके से हमारा आवर्ती, जब आपका क्वेश्चन दिया रहेगा कि आपका पैसा जो जमा करना है वो आवर्ती जमा खाते में करना है तो उसके ब्याज की दर की गणना कीजिए या ब्याज की गणना कीजिए। ठीक है, इतने प्रतिशत ब्याज पे बोला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आवर्ती जमा खाता का जहाँ पे बोला गया है उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और इसी तरीके से आपका एक होता है सावधि जमा खाता, उसके लिए दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, तो आवर्ती जमा खाता की बात की जाएगी तो उसपे इस तरीके से इसके ब्याज की गणना करनी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, उदाहरण के तौर पे प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं। क्या दिया गया है, करीम भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपए प्रति माह की दर से आवर्ती जमा खाते में निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो उसे 2 वर्ष पश्चात कितनी धनराशि बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपका बोला गया है आवर्ती जमा खाते में निवेश करता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि आवर्ती जमा खाते में आपका ब्याज की दर किस तरीके से मिलती है या ब्याज कैसे मिलता है। ठीक है, तो चलिए उस फॉर्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखिए लिख लेंगे, हम जानते हैं कि आवर्ती जमा खाते में धनराशि का आवर्ती जमा खाते में धनराशि का कुल ब्याज क्या होता है, P इंटू आर अपॉन 100 इंटू 1/12 n इंटू n+1/2। ठीक है, ये होता है। ठीक है, इतना तो आप जानते हैं। धनराशि का कुल ब्याज इस तरीके से होता है जहां P आपका P आपका क्या होता है आपको पता ही है, देख लिए हैं, है ना, तो इसको लिख लेंगे। दिया है प्रश्न में हमारे पास P की वैल्यू, P क्या होता है, प्रति माह आपका मासिक किस्त होता है, ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दिया है 150 रुपए, और R क्या है आपका दर होता है, तो दर हमारे पास दिया गया है 5%, और N जो होता है वो मासिक किस्तों की संख्या होती है। ठीक है, N मासिक किस्तों की संख्या, मासिक किस्तों की संख्या। तो यहाँ पे देखेंगे
2 वर्ष बोला गया है, तो 2 वर्ष में कितने माह होंगे? 1 वर्ष में 12 होता है, तो 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। तो मासिक किस्तों की संख्या क्या है यहाँ पे? 24 है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। यहाँ पे 1 मासिक किस्तों की संख्या 24, 1 वर्ष बराबर 12 माह, तो 2 वर्ष बराबर 12 गुणे 2 अर्थात 24 माह। ठीक है, इसको लिख लेंगे। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यू दी गई है उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा ब्याज, कुल ब्याज बराबर पी के जगह में वैल्यू रखेंगे 150, आर के जगह में वैल्यू रखेंगे 5 बटे 100 इंटू 1/12। ठीक है, एन की वैल्यू क्या मिला हमें? 24, तो ये हो गया 24 और ये 24 + 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या आ जाएगा, 0 से 0 कट गया। ठीक है, और 5 एकम 5 और 2 10। ठीक है, अब इसी तरीके से इसको कटा लेंगे, तो ये हो जाएगा, चलिए देखते हैं, 150/2 इंटू 1/12, ये हो जाएगा आपका 12 और गुणा 24 और 1 25। अब यहाँ से देखेंगे 12 ऊपर नीचे है तो कट जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसको और कटा सकते हैं, देखेंगे 150 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, 75 आ गया। ठीक है, गुणा 12 का 12 से गुणा, 12 का ऊपर नीचे है 12, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 25। ठीक है, ये इससे कट जाएगा। देखेंगे 0 तो कट गया, यहाँ पे 15 बचा है ना, तो ये आ जाएगा आपका 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, 7.50 आएगा। ठीक है, इसका आपको 25 से गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा देखेंगे। इसका गुणा कीजिए, यहाँ पे करके देखते हैं, 25 गुणा 7.50। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0 तो 0 ही रहेगा। ठीक है, 5 का करेंगे 25, 5 दूने 10, 10 दू 12 और 7 का करेंगे 7 पंचे 35 और ये हो जाएगा 7 दूने 14 और 3 17। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास आ गया 5 2 7 8, ये 187.50। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे 187.50। ये हमें मिल गया कुल ब्याज मिला आवर्ती जमा खाते में धन राशि का कुल ब्याज 187.50 मिल गया। ठीक है, अब इसको पूरे मतलब बोला गया है कि 2 वर्ष पश्चात धनराशि द्वारा बैंक द्वारा धनराशि का कितना भुगतान किया जाएगा बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुल ब्याज तो मिल गया 187.50। ठीक है, अब चलिए इतना को रब कर देते हैं, फिर आगे बनाते हैं। ठीक है, देखेंगे अब ये तो हमारे पास ब्याज तो मिल गया, टोटल ब्याज जो है वो मिल गया। अब बोला गया 2 वर्ष बाद निकालना है ना, तो 2 वर्ष बाद निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 वर्ष बाद प्राप्त राशि। ठीक है, 2 वर्ष बाद प्राप्त राशि, तो 2 वर्ष बाद मतलब कितना करेंगे हम, 2 वर्ष में कितने माह होते हैं? 24, तो 24 का हम देखिए 150 रुपए प्रति माह जमा करते जा रहे हैं, है ना, तो 150 रुपए प्रति माह अर्थात 2 वर्ष बोला है, तो 2 वर्ष अर्थात 24 माह। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 150 का 24 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, और प्लस कर लेंगे ब्याज को, कुल ब्याज। कुल ब्याज कितना है यहाँ पे लिख लेंगे, कुल ब्याज। तो आगे लिख सकते हैं हम 24 गुणा 150 प्लस 187.50। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं प्रति माह धनराशि गुणा और
कितने वर्ष पश्चात, 2 वर्ष पश्चात निकालना है। ठीक है, 2 वर्ष पश्चात अर्थात 24 माह और 150 रुपए क्या है आपका प्रति माह जमा की गई कुल धनराशि, जमा की गई धनराशि है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 0, 15 चौक 60 का 0 हासिल 6, 15 दूने 30 और 6 36। ठीक है, ये हो गया प्लस 187.50। इसको जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 87.50 रुपए। ये हो गया आपका 2 वर्ष पश्चात प्राप्त धनराशि या 2 वर्ष बाद प्राप्त धनराशि। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः 2 वर्ष बाद प्राप्त धनराशि 87.50 रुपए होगी। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। समझ में आ गया? या बोल सकते हैं बैंक द्वारा भुगतान की गई धनराशि 2 वर्ष बाद क्या है 3787 या 3787.50 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे अच्छे से देख लेंगे कुल ब्याज कैसे निकाले वो समझ आ गया, और जो फॉर्मूला था उसमें निकाले, और फिर टोटल जो धनराशि है उसमें क्या करना है, मंथ जितना रहेगा उतने का प्रति माह जो जितना पैसा जमा कर रहे हैं उसका गुणा करना है और ब्याज में जोड़ देना है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसी तरीके से आपको इसमें जितना भी आवर्ती जमा खाते का क्वेश्चन रहेगा उसको इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल देखेंगे सावधि जमा खाते का। ठीक है, और इसमें प्रश्नावली 1 का तो एक पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट डे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।